हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल। वीडियो शुरू करने से मैं बस यही कहूंगी कि अगर आपने इसका थ्योरी नहीं पढ़ा है, मतलब एस्टिमेटेड कैश फ्लो, कैलकुलेटिंग कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, ये सब आपने नहीं पढ़ी हैं, अगर थ्योरेटिकल नहीं पढ़ा है तो पहले आप वीडियोस चैनल पे जाके वीडियो देख लो, थ्योरी पढ़ लो, उसके बाद ही आप प्रैक्टिकल पे आओ, क्योंकि हो सकता है कि आपको ना समझ ना आए जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, because I am going to explain how to do that theory portion in a Excel. Okay, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज अबाउट एस्टिमेटेड द कैश फ्लो। तो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं डिटेल में। आदर्श इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, वो अपनी रिप्लेसमेंट करना चाहता है पुरानी मशीनरी को, एग्जिस्टिंग मशीनरी को, जिसकी ओरिजिनल वैल्यू 90,000 है, लेकिन अब उसकी जो वैल्यू है, रिटर्न डाउन वैल्यू, वो 48,000 है, और 4 साल के बाद उसकी कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं होगी, रिमेनिंग लाइफ उसकी 4 साल है। और अगर वो अभी उस मशीनरी को बेच देता है तो 70,000 की उसकी मशीनरी बिक जाएगी। अब जो न्यू मशीनरी वो खरीदने वाला है वो 3,25,000 की है, और उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ 4 साल की है, और सैल्वेज वैल्यू होगी 45,000। और क्योंकि वो एक सुपीरियर टेक्नोलॉजी की है तो वो एडिशनल प्रॉफिट जनरेट करेगी 1,10,000 का हर साल, एंड दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब हमें बताना है कि कैश फ्लो कितना है, मतलब इनफ्लो आउटफ्लो दोनों कैश फ्लो बताना है। कॉर्पोरेट टैक्स 40% दे रखा है, और एक इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है कि कैपिटल गेन या लॉस नहीं है सेल्स ऑफ एसेट पे। ठीक है, मतलब जो भी गेन या लॉस होगा सेल्स ऑफ एसेट पे, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, टैक्सेशन नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से अपना जो भी डेटा है उसको एक टेबल के फॉर्म में लिख लेना है। दैट इज एग्जिस्टिंग कॉस्ट कितनी है, रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है, सैल्वेज वैल्यू कितनी है, ताकि आप अच्छे से फिर बाद में सॉल्व कर सको। ठीक है, तो एक सिस्टमैटिकली सारी चीजें चलेंगी। तो अब देखो, क्योंकि कैश फ्लो मुझे एस्टिमेट करना है, तो सबसे पहले मैं इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो देखती हूँ कि अगर मैं मशीनरी खरीदती हूँ तो मेरा पैसा कितना जाएगा। तो सबसे पहले, क्योंकि अगर मैं नई मशीनरी खरीदूंगी तो इस नई मशीनरी का पैसा मेरा जाएगा, तो सबसे पहले यही लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीनरी। अब देखो इस टेबल का फायदा क्या है, मैं यहाँ इक्वल्स टू लगाऊंगी और डायरेक्टली यहाँ से एंटर। ठीक है, अब मैं अगर नई मशीनरी खरीद रही हूँ तो मैं पुरानी बेचूंगी भी, तो पुरानी मशीनरी जो मैं बेच रही हूँ उसकी रीसेलेबल वैल्यू क्या है, 70,000, तो वो मैं इसमें से माइनस कर दूंगी। सो डायरेक्टली इक्वल्स टू रीसेलेबल वैल्यू एंड एंटर। ठीक है, और इंक्रीमेंटल कैश फ्लो के लिए आई विल सब्ट्रैक्ट 70,000 फ्रॉम 3,25,000, तो मेरा आ गया इंक्रीमेंटल आउटफ्लो 2,55,000 का। ठीक है, अब इसके अलावा ये तो हो गया कितना पैसा जाएगा, अब कुछ पैसा आएगा भी, तो हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा एडिशनल प्रॉफिट होने वाला है रिप्लेसमेंट पे, वो लिख लेते हैं। सो इक्वल्स टू एडिशनल प्रॉफिट 1,10,000 का, सेम वैल्यू यहाँ पे भी मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट भी किया है कि हमें यहाँ से एडिशनल डिप्रिसिएशन माइनस करना है। देखो, क्योंकि आप मशीनरी को रिप्लेस कर रहे हो, सिर्फ एक मशीनरी को खरीद नहीं रहे हो, तो उस केस में आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन लेना होता है। अब वो कैसे लेंगे, हमें पता है कि मशीनरी का जो डिप्रिसिएशन है वो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे लगेगा। तो पहले हम न्यू मशीनरी का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, और वो कैसे होगा, इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ मशीनरी माइनस उसकी जो सैल्वेज वैल्यू है। सैल्वेज वैल्यू कितनी दी है, 45। ठीक है, एंड ध्यान रखना यहाँ पे ब्रैकेट जरूर लगाना, डिवाइड करने से पहले ब्रैकेट जरूर लगाना, वरना तुम्हारा फॉर्मूला थोड़ा गलत हो सकता है। ठीक है, एंड डिवाइड बाय लाइफ ऑफ एसेट, दैट इज 4 ईयर। तो हमारा आ गया डेप्रिसिएशन 70,000। अब हमें एग्जिस्टिंग मशीनरी का भी डेप्रिसिएशन निकालना है, तो एग्जिस्टिंग मशीनरी की रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है, दैट इज 48,000। ठीक है, और उसको हम डिवाइड कर देंगे रिमेनिंग लाइफ से, दैट इज 4 ईयर। तो हमारा एग्जिस्टिंग मशीनरी का भी डेप्रिसिएशन आ गया। अब एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, न्यू मशीनरी के डेप्रिसिएशन में से ओल्ड मशीनरी का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, एंड हियर वी गेट द 58,000। अब प्रॉफिट आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया। अब अर्निंग बिफोर टैक्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसमें से प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना है। सिंपल, वेरी सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, अब देखो, अब हमें निकालना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के लिए हमें टैक्स माइनस करना पड़ेगा। तो अब हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे हम लगा देंगे हमारी टैक्स परसेंटेज, और टैक्स परसेंटेज कितनी है, 40%। ठीक है, डायरेक्टली इस टेबल में से मैं रेफर करूंगी, एंड हियर आई गेट द टैक्स।
ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिया, उसमें से टैक्स माइनस कर दिया। सिंपल कैलकुलेशन है, तुम देख रहे हो कितने इजीली सब हो रहा है, ठीक है। एंड तुम्हें पता होगा कि अब कैश फ्लो कैलकुलेट करने के लिए मैं डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं, ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन मेरा नॉन कैश एक्सपेंस है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे 58, एंड हियर आई विल गोइंग टू ऐड डेप्रिसिएशन प्लस दिस, एंड मेरा इंक्रीमेंटल कैश फ्लो जो है वो आ गया 89,200। देखो ये जो मेरा कैश फ्लो आया है ना वो 1 से 3 साल का है, ठीक है, क्योंकि लाइफ ऑफ द एसेट इज 4 ईयर, बट जो लास्ट वाला ईयर होगा 4th ईयर में मेरा ये तो मिलेगा ही, मुझे ये वाला कैश फ्लो तो आएगा, इसके साथ साथ जो मेरी सैल्वेज वैल्यू है वो भी तो मुझे मिलेगी ना, क्योंकि एट द 4 ईयर मैं अपनी मशीनरी को बेच दूंगी। सो एट द 4th ईयर का कैश फ्लो निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, दिस प्लस मेरी सैल्वेज वैल्यू दैट इज 45,000। सो 4th ईयर में जो मेरा प्रॉफिट आएगा दैट इज 1,34,200। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन तो हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट एनपीवी, ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। रसूल अहमद मीर लिमिटेड इज प्लानिंग टू बाय अ मशीनरी ऑफ 9 लाख, 9 लाख की वो मशीनरी खरीदना चाहते हैं, और जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स, वो हमें दे रखी है 5 साल की, ठीक है। तो इसका मतलब है लाइफ ऑफ मशीनरी इज 5 ईयर। बोला है कि मशीनरी पे जो डिप्रिसिएशन लगेगा वो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे लग रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स 30% है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%, और हमें ये बताना है कि क्या ये मशीनरी खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। तो चलो अब कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे टेबल बना लिया है, मैंने ईयर्स डाल दिया और अर्निंग बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स डाल दिया। सबसे पहले हमें कैश फ्लो कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारी कैश फ्लो पे ही कैलकुलेट होती है, और हमें दे रखा है अर्निंग बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स। तो देखो अब पहले ना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से मैंने क्रिटिकल डेटा या फिर डेटा जो इंपॉर्टेंट है वो लिख लिया है। सो डेप्रिसिएशन के लिए क्या होता है, कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू तो है नहीं, डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट। तो लाइफ ऑफ एसेट इज 5 ईयर, एंड हियर वी गेट द डेप्रिसिएशन दैट इज 1,80,000। अब यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखो ये फॉर्मूला ना सेम ही रहना है ना, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो सेम ही है हर साल का, बिकॉज इट इज नॉट स्ट्रेट लाइन बेसिस। तो इसको फिक्स्ड कर लेंगे। फिक्स्ड करने के लिए क्या करना है, आपको सेलेक्ट करके F4 दबाना है, और ये हो गया हमारा फॉर्मूला फिक्स्ड। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें बस इसे ऐसे ड्रैग डाउन करना है, और नीचे हमारी पूरी कैलकुलेशन हो गई। अब हमें निकालना है अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन। सो हमें क्या करना है, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन में से माइनस कर देना है डेप्रिसिएशन, एंड हियर वी गो, ठीक है। अब बस इसे नीचे ड्रैग डाउन करो एंड यू विल गेट योर आंसर। अब हमें कैलकुलेट करना है टैक्स, ठीक है, क्योंकि हमें निकालना है अर्निंग आफ्टर टैक्स, तो उसके लिए पहले टैक्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब देखो मैंने अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन लिया, उस पे मैंने टैक्स पर का रेट परसेंटेज लगा दिया। कितना है टैक्स रेट, दैट इज 30%, एंड हियर आई गेट द आंसर। अब यहाँ पे भी ना एक चीज ध्यान रखने वाली है, देखो टैक्स परसेंटेज तो मेरी फिक्स है, 30% पर का ही टैक्स लगेगा, तो मैं सिर्फ इस वाली चीज को F4 दबा के फिक्स कर दूंगी, एंड फिर मैं ड्रैग डाउन कर दूंगी, तो इससे मेरी मेहनत जो होगी वो कम हो जाएगी। अब क्या करना है, अर्निंग आफ्टर टैक्स निकालने के लिए अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन में से टैक्स कर देंगे हम माइनस, एंड हियर वी गेट द आंसर दैट इज 84,000, एंड सिमिलरली आई विल ड्रैग इट डाउन टू गेट द फर्दर आंसर्स, ठीक है। अब कैश फ्लो आफ्टर टैक्स के लिए मुझे क्या करना है, अर्निंग आफ्टर टैक्स में फिर से डेप्रिसिएशन ऐड कर देना है, तो ये एंड प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो अब तक मेरा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ये अब तक वही था जो आपने पहले क्वेश्चन में भी किया है। अब आता है मेन काम, एनपी। तो देखो एनपीवी निकालने के ना दो तरीके हैं, एक तो है कि आप डायरेक्टली फॉर्मूले से निकाल सकते हो, और दूसरा है आपका जो थ्योरेटिकल मेथड है कि आप पीवीआईएफ फैक्टर्स निकालो, देन प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो निकालो, और उसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस करो। मैं आपको दोनों सिखा देती हूँ, आपकी टीचर आपको जो भी बोलेगी आप वो वाला यूज कर लेना, ठीक है। तो एनपीवी अभी फॉर्मूले से अगर हमें निकालना है तो हमें निकाला इक्वल्स टू एनपीवी, फिर ब्रैकेट, आपको फिर देना है रेट। रेट क्या है, जो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, यहाँ पे रेट लिख लेना है, देन कॉमा, आपको फिर सारी कैश फ्लोज की वैल्यू देनी है, सिलेक्ट कर ली, ठीक है। उसके बाद आपको लगाना है माइनस, और जो आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो है दैट इज द कॉस्ट ऑफ मशीनरी, वही तो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, उसे माइनस करके कर देना है एंटर। तो ये आ गई आपकी वैल्यू। अब अगर आपको पीवीआईएफ या ट्रेडिशनल तरीके से निकालना है तो आपको पहले निकालना पड़ेगा पीवीआईएफ फैक्टर्स। अब उसे निकालने का फॉर्मूला क्या है, इक्वल्स टू
1 डिवाइड, देन स्टार्ट द ब्रैकेट, 1 प्लस जो आपका रेट है दैट इज 12%, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और फिर आपको देनी है यहाँ पे पावर। और पावर देने के लिए 1 2 3 लिखने की जरूरत नहीं है, यू हैव ऑलरेडी मेंशन द ईयर हेयर, तो आप ईयर सेलेक्ट कर लो एंड द एंटर, हियर इज द आंसर। ओके, अब तुम यहाँ देखो कि रेट तो है मेरा फिक्स्ड, तो मैं इसको क्या करूंगी, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग की हेल्प से फिक्स्ड कर लूंगी, F4 दबाया एंड इट इज फिक्स्ड, ठीक है। और मैं इसे अब कर लूंगी ड्रैग डाउन, मुझे पास सारा पीवीआईएफ आ गए। अब अगर आप ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि मैम ये फॉर्मूला क्या है, तो इट इज द सेम फॉर्मूला जो आपके थ्योरी में यूज होता है, दैट इज 1 डिवाइड बाय 1 प्लस रेट टू द पावर ईयर, ईयर कह लो या फिर कह लो एन, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है वही वाला फॉर्मूला मैंने लगा के यहाँ पे पीवीआईएफ फैक्टर कैलकुलेट किया है। अब प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको बस कैश फ्लो की मल्टीप्लाई कर देनी है आपकी पीवीआईएफ फैक्टर से, एंड हियर इज द आंसर। अब इसे कर लो ड्रैग इट डाउन और तुम्हारे पास आ गई सारी प्रेजेंट वैल्यू। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सारी वैल्यू को करना पड़ेगा सम। तो मैंने लिखा सम, फंक्शन यूज किया, सारी वैल्यू को किया सेलेक्ट, ब्रैकेट लगाया, एंटर कर दिया। अब इसमें से मैं कैश आउटफ्लो माइनस करूंगी, तो मैंने लगाया इक्वल्स टू, सिलेक्ट करी कॉस्ट ऑफ मशीनरी की वैल्यू एंड द एंटर, ठीक है। और अब नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को माइनस कर दूंगी। अब आप देख सकते हो कि आपकी आंसर्स जो है वो सेम ही है, बस यहाँ पे डेसिमल के बाद की वैल्यू कैलकुलेट हो गई और यहाँ पे नहीं हुई है, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है नेट प्रेजेंट वैल्यू की। चलो अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ वी हैव द क्वेश्चन टू कैलकुलेट द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। कंपनी हैज टू मेक अ चॉइस बिटवीन अ टू प्रोजेक्ट, दो प्रोजेक्ट के बीच में आपको देखना है कि कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, प्रोजेक्ट एक्स एंड वाई। इनिशियल आउटले जो है दोनों प्रोजेक्ट का वो दे रखा है, एक का 3,10,000 है, एक का 5,90,000 है, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू जो है 5 साल के बाद, मतलब लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ बोथ इज 5 ईयर, उसके बाद दे रखी है 20,000 एंड 50,000। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, मतलब जो हमारा रेट है दैट इज 14%। एनुअल कैश फ्लो हमें दे रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, प्रेजेंट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हो, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू हो, सब कैश फ्लो पे कैलकुलेट हो रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें ऑलरेडी कैश फ्लो दे रखा है, तो तुम्हें ये ऊपर का जो इतना सारा काम कैश फ्लो निकालने के लिए करना पड़ा था वो तुम्हें इसमें नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें बस डायरेक्टली प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट कर देनी है। तो देखो पहले मैं तुम्हें थर्टिकली थोड़ा सा बता देती हूँ कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होता है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को डिवाइड करते हो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से, ठीक है। इस तरीके से आपकी आती है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे क्रिटिकल डेटा या फिर ये इंपॉर्टेंट डेटा लिख लेना है, जो मैंने पूरा यहाँ पे लिख लिया। अब आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये डेटा, सब कुछ ईजिली रेफर हो जाता है, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो हमें कैश फ्लो दे दिया है, अब हमें पीवीआईएफ फैक्टर निकालना है। पीवीआईएफ फैक्टर कैसे निकलेगा, वही सेम फॉर्मूला जो ऊपर लगाया था, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस हमारा जो रेट है, इस क्वेश्चन में रेट 14% है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज टू द पावर ईयर्स, ईयर्स यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से मैंने ईयर सिलेक्ट किया एंड एंटर, ठीक है। यहाँ पे मेरा पीवीआईएफ कैलकुलेट हो गया। अब क्योंकि हमारा रेट सेम है तो मैं इसे कर लूंगी फिक्स्ड, ताकि मैं इसे इजिली ब्रेक डाउन कर सकूं, ठीक है, ये आ गया। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, इसकी मल्टीप्लाई, कैश फ्लो की मल्टीप्लाई अपने पीवीआईएफ फैक्टर से कर दूंगी, एंड हियर आई गेट द आंसर, इसको ड्रैग डाउन कर लूंगी, आ गया मेरा, ठीक है। अब देखो यही वाली चीज मुझे यहाँ करनी है, क्योंकि जो पीवीआईएफ फैक्टर है वो तो सेम ही होंगे, तो मैंने यहाँ भी कैलकुलेट कर लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश दिखाने के लिए मैं क्या करूंगी, फिर से ये प्रोजेक्ट वाई का जो कैश है उसकी मल्टीप्लाई कर दूंगी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, ठीक है, एंड हियर आई गेट द आंसर। अब मैं इसे इजिली ब्रेक डाउन करके सारी वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट कर सकती हूँ। नाउ यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, देखो 5th ईयर में ना हमने, अभी तुम्हें लग रहा होगा कि हमने पूरा कैलकुलेट कर लिया, अब बस इसे फॉर्मूला डाल के फाइनल कैलकुलेशन कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। हम ना एक गलती करने जा रहे थे, देखो यहाँ पे ना हमने सैल्वेज वैल्यू नहीं लिया है, और ये मैंने जानबूझ के नहीं लिया था क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स ये सब भूल जाते हैं, ताकि आपका ध्यान अच्छे से जाए। तो यहाँ पे देखो सैल्वेज वैल्यू जो हमें 5th ईयर में वापस मिलेगी वो भी हमें लिखनी होगी, तो ठीक है।
प्रोजेक्ट एक्स की सैल्वेज वैल्यू कितनी है मैंने यहाँ पे मेंशन किया, दैट इज 20,000। और क्योंकि ये 5th ईयर में ही हमें मिल रही है तो 5th ईयर का ही फैक्टर्स जो है वो हमारा यहाँ पे नीचे ड्रैग डाउन होगा। इसको भी मैं यहाँ कर देती हूँ फिक्स्ड F4 और इसे नीचे कर देती हूँ ड्रैग डाउन। ठीक है, सेम ही फैक्टर मेरा यहाँ पे रहेगा। तो अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो निकालू सैल्वेज वैल्यू का, इट विल बी 20,000 मल्टीप्लाई बाय पीवीआई फैक्टर ऑफ द 5th ईयर। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी करूंगी। तो अब देखो हम डायरेक्टली लगाएंगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला और दोनों प्रोजेक्ट को कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पे सम लगाएंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें जितनी भी प्रेजेंट वैल्यू है ऑफ द कैश इनफ्लो उनका सम करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे सम लगाया, ठीक है, देन उसे डिवाइड कर दिया मेरा जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो है प्रोजेक्ट एक्स का, ठीक है, इसको डिवाइड किया एंड एंटर। हियर इज माय आंसर। सिमिलरली मैं प्रोजेक्ट वाई के लिए करूंगी, इक्वल्स टू सम सारी जो प्रेजेंट वैल्यू है इनफ्लो की उन्हें ऐड करके डिवाइड कर दूंगी जो आउटफ्लो वाली वैल्यू है, ठीक है, एंड हियर इज माय आंसर। अब यहीं पे ना क्वेश्चन छोड़ के मत आ जाना वरना तुम्हारे नंबर कट जाएंगे, बिकॉज हियर दे आस्क्ड यू टू सजेस्ट द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ दिस म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट कि कौन सा आपको लेना है। तो देखो क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स प्रोजेक्ट एक्स की ज्यादा है, सो आपको लिखना है प्रोजेक्ट एक्स शुड बी सिलेक्टेड because PI of project X is higher। ठीक है, आपको ये लाइन लिख के आनी है तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हियर इज द क्वेश्चन अबाउट कैलकुलेशन ऑफ IRR। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है प्रोजेक्ट प्रपोजल दैट entails an initial investment of 50,000 is expected to provide an annual cash flow of 12,000 for a period of 6 years. Calculate the internal rate of return। तो देखो यहाँ पे हमारा कैश फ्लो हमें दे रखा है एनुअल कैश फ्लो 12,000 का, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी 50,000 है और लाइफ है 6 ईयर की। तो यहाँ पे मैंने टेबल में लिखा है ईयर जीरो। मैम ईयर जीरो में क्या लिखना है? तो ईयर जीरो में हमें लिखना है जो हमारा आउटफ्लो है 50,000 का। अभी ऐसा मैंने क्यों लिखा है अभी तुम्हें पता चलेगा। उसके बाद सारे साल में मतलब 1 to 6 ईयर मुझे 12,000 रुपये मिल रहे हैं, तो डायरेक्टली मैं 12,000 लिख दूंगी एंड हियर आई विल फिक्स दिस फॉर्मूला with the help of F4, enter और and I will drag it down। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि IRR तो बड़ी मुश्किल से कैलकुलेट होगा। नहीं, आपको बस डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है। तो मैंने यहाँ सारी वैल्यू लिख तो दी है और मैं अब IRR का फॉर्मूला डायरेक्टली लगाऊंगी और मेरे पास आंसर आ जाएगा। बट एक चीज बहुत ही जरूरी है जो आप ध्यान रखो कि जब आप इसकी इनफ्लो की वैल्यू लिखोगे ना, दैट इज 50,000, वो सॉरी आउटफ्लो की वैल्यू लिखोगे 50,000 वो अमाउंट है जो आपको देना है आउटफ्लो होगा, तो उसको आपको माइनस में लिखना है। अगर आप उसे माइनस में लिखना भूल गए तो आपकी एरर आती रहेगी, आप प्रैक्टिकल में परेशान होते रहोगे। सो यहाँ माइनस लगा के एंटर। ठीक है, और अब आप IRR कैलकुलेट करो। IRR इक्वल्स टू IRR, डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगाओ। आपको ये सारी वैल्यू सेलेक्ट करनी है, जीरो से लेके मतलब दोनों रो सेलेक्ट करनी है एंड एंटर, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे देखो मेरा 6% आ रहा है, अभी क्यों आ रहा है? कुछ लोगों का 5.61 भी आ रहा होगा। अब अगर ऐसी आपको दिक्कत आती है तो आपने क्या करना है, यहाँ जाके फॉर्मेट सेल करना है और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को बढ़ा देना है। ठीक है, 2 डेसिमल पॉइंट हो गया, एंटर, योर आंसर विल बी मैच। ठीक है, वहां परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और ये चीज बहुत ध्यान रखना कि यहाँ माइनस लेना है। ओके, IRR हो गया। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Here we have the question of calculation of discounted payback period। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। MS दादाभाई इंडस्ट्री वांट टू रिप्लेस इट ओल्ड मशीनरी विद अ न्यू मशीनरी जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक होगी। देयर आर 2 मशीन अवेलेबल इन अ मार्केट। एक की कॉस्ट और दोनों की कॉस्ट 5 लाख ही है। दोनों की जो दोनों मशीन अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी हैं, और दोनों की लाइफ जो है वो 5 साल की है और हमें कैश फ्लो आफ्टर टैक्स दे रखा है। देखो ये बहुत अच्छी चीज होती है अगर आपको कैश फ्लो दे रखा होता है, क्योंकि अगर आपको कैश फ्लो नहीं दे रखा होता तो आपको निकालना पड़ता है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दिया है 12% का। हमें बताया है कि कौन सी मशीनरी हमें सेलेक्ट करनी चाहिए ऑन अ बेसिस ऑफ डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। तो सबसे पहले मैंने पूरा ये डेटा यहाँ पे लिख लिया है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मेरा ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर CC भी कह सकते हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और लाइफ मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने चीजें बना ली है, सैल्वेज वैल्यू भी लिख लिया। अब आपको पे बैक पीरियड निकालना है। तो देखो पे बैक पीरियड थ्योरेटिकली कैसे निकलता है पहले वो देख लेते हैं।
डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालने का जो फॉर्मूला है वो है ए प्लस बी अपॉन सी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। अगर आपने थ्योरी में पढ़ा है तो आपको समझ आ गया होगा कि फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले हमें पीवीआई या फैक्टर कैलकुलेट करना है एंड वी विल यूज द सेम फॉर्मूला। वन प्लस रेट हमारा जो है दैट इज 12%। ठीक है, और पावर में ईयर्स, सॉरी पावर में ले लेंगे ईयर, और क्योंकि रेट रहेगा फिक्स तो इसे कर लेंगे वैल्यू को फिक्स्ड विद द हेल्प ऑफ F4 एंड हियर एंटर। जस्ट ड्रैग इट डाउन, यू विल गेट द ऑल वैल्यूज। ठीक है, अब मशीन ए का निकालना है तो हमें डायरेक्टली जो कैश फ्लो है मशीन ए का उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है पीबीआईएफ वैल्यू से, एंड सिमिलरली आई विल ड्रैग इट डाउन एंड गेट द आंसर। अब ये जो वैल्यू वैल्यू आ रहा है ये क्यों आ रहा है? ठीक है, तो ये देखो क्यों आ रहा है। मैंने क्या किया था, जब मैंने फॉर्मूला लगाया था तो यहाँ पे मैंने ईयर रिलेटिव रेफरेंसिंग रखी थी। अब जब सैल्वेज वाली वैल्यू पे ये पहुंचा होगा तो वहां पे तो ईयर है ही नहीं, और सैल्वेज वैल्यू में जो पीवीआई फैक्टर लगेगा वो भी 5th ईयर का लगेगा। तो इस केस में आपको क्या करना है, इसे खोलना है, यहाँ पे इसका जो वैल्यू है मतलब जो सेल रेफरेंसिंग है वो चेंज कर देनी है, एंड हियर इज योर आंसर। ठीक है, सिमिलरली मशीन बी के लिए निकालूंगी तो मशीन बी के कैश फ्लो की मल्टीप्लाई कर दूंगी पीवीआईएफ फैक्टर से एंड जस्ट ड्रैग इट डाउन टू गेट द आंसर। अब हमें निकालना है क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि कितने ईयर में मेरा जो अमाउंट है इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो मुझे पे बैक हो रही है। तो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकालेंगे। अब ध्यान देना, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकालने के लिए आपको क्या करना है, इक्वल्स टू लगाना है, सम लिखना है और ये वैल्यू सेलेक्ट करनी है एंड दिस आपको फिर से यही वाली वैल्यू सेलेक्ट कर देनी है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हुआ। लेकिन अगर मैं अभी इसको एंटर कर दूं और नीचे से ड्रैग डाउन करूं तो मेरे पास वो वैल्यू नहीं आएगी जो मुझे चाहिए, क्योंकि ये वाली वैल्यू क्या करेगा, इसी को ऐड करके दे देगा, सेम ही वैल्यू आ रही है। तो अब क्या करना है, देखो मुझे ये वाली वैल्यू मतलब जो फर्स्ट वाली वैल्यू है G115 वो तो सेलेक्ट करके रखना ही है, क्योंकि जब मेरी सेकंड वैल्यू आनी चाहिए उसमें G155 प्लस G156 दोनों का समीशन आना चाहिए। थर्ड वाली में फिर से G115 और 156 157 तीनों का आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, इस वाली वैल्यू को तो कर दूंगी फिक्स, क्योंकि इसका समीशन तो आना ही चाहिए सारी वैल्यू में नीचे। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिर्फ यहाँ पे इसको फिक्स करूंगी, मतलब मेरी जो रो है बस वो फिक्स रहेगी, ये जो पूरी वैल्यू है वो नहीं रहेगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मिक्स रेफरेंसिंग व्हाट आई हैव डन। अब मैं अगर एंटर करके इसे ड्रैग इट डाउन करती हूँ तो मेरी वैल्यू अब वही आएगी जो मुझे चाहिए। सिमिलरली मैं मशीन बी के लिए करूंगी। नाउ टू कैलकुलेट द पे बैक पीरियड मैं क्या करूंगी, अब देखो मैंने देखा है कि मेरी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 5 लाख है। तो अब मैं देखूंगी कि कौन से वाली ईयर में मेरी 5 लाख रुपए वापस आ रहे हैं फॉर अ मशीन है। तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे 3rd to 4th ईयर में कहीं पे मेरे पूरे पैसे वापस आ जाएंगे, बट आई डोंट नो। तो मैं क्या, इक्वल्स टू लगा के मैं पहले वो ईयर सेलेक्ट कर लूंगी 3rd ईयर, क्योंकि तीसरे साल में मेरी इतनी वैल्यू वापस आ जाएगी। प्लस ये तो हो गया मेरा ए। अब मुझे क्या करना है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट में से कितना अमाउंट मेरा बच गया है। यही होता है ना फॉर्मूला, जैसे थ्योरेटिकली आप फॉर्मूला लगाते हो ना, बस आपको वही करना है कि इनिशियल अमाउंट में से कितना अमाउंट मेरा बच गया है डिवाइड बाय जो 4th ईयर की वैल्यू मेरी आ रही है। 4th ईयर में कितना कैश फ्लो है दिस। ठीक है, और मैं कर दूंगी एंटर। तो मेरा जो पे बैक पीरियड है फॉर अ मशीन ए इज 3.129। अगर वैल्यू लंबी लग रही है तो राउंड ऑफ वाला आप फंक्शन लगा के इसे और छोटा कर सकते हो जितने में आपको चाहिए। सिमिलरली मैं मशीन बी के लिए करूंगी कि मैं देख रही हूँ कि यहाँ 2nd to 3rd ईयर के बीच में मेरा 5 लाख रुपए पूरा आ जाएगा। तो मैं सेलेक्ट करूंगी 2nd ईयर। ठीक है, देन प्लस देन मेरी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको लिया मैंने, उसमें से मैंने माइनस किया है। अब मैं यहाँ पे ना ब्रैकेट शुरू करूंगी, ये ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपके प्लस माइनस इतने सारे होंगे तो एक्सेल बोर्ड मार्क्स यूज करना शुरू कर देता है और आप जो वैल्यू चाहते हो वो नहीं आती। ठीक है, यहाँ पे फिर मैं 3rd ईयर की जो वैल्यू है उसको माइनस कर दूंगी एंड डिवाइड बाय द कैश फ्लो ऑफ द 3rd ईयर। ठीक है, एंटर किया तो मेरा पे बैक पीरियड जो है मशीन बी का वो ये है। अब यहीं पे क्वेश्चन खत्म मत करना, उन्होंने हमसे पूछा भी है कि कौन सी मशीनरी सेलेक्ट करनी है। तो हम कहेंगे कि मशीनरी बी हमें सेलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि उसका पे बैक पीरियड 2 साल का ही है, कम है मतलब मशीन ए से। ओके, सो दिस इज द वे हाउ यू विल कैलकुलेट द डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड।
अब डिस्काउंटिंग टेक्निक्स के बाद हमारा आता है कैलकुलेशन ऑफ द फाइनेंशियल लिवरेज। तो मैंने आपको बताया था कि इट्स ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज। उनके फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि हमारी सेल्स दे रखी है 2,50,000 की, वेरिएबल को 60% ऑफ द सेल्स है, ईबीआईटी दे रखा है, और देन दे रखा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब इंटरेस्ट को माइनस करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आएगा वो हमें दे दिया। उसके बाद टैक्स रेट दे रखा है, और हमें कहा है कि हमें कैलकुलेट करना है डिफरेंट टाइप ऑफ लिवरेज। उसके बाद कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर अगर हमारी सेल्स इंक्रीज होती है 9% से। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने भी जितना डेटा अवेलेबल था वो लिख लिया कि वेरिएबल रेशो है और सेल्स इंक्रीज होगी इससे। अब हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले बनाना है ऑपरेटिंग इनकम स्टेटमेंट। ऑपरेटिंग इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। ऑपरेटिंग इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले आएगा हमारा सेल्स। सेल्स हमारा कितना है, दैट इज 2,50,000, हम डायरेक्टली यहां से लिख सकते हैं। देन वी विल माइनस द वेरिएबल कॉस्ट। हमें दे रखा है कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो सेल्स का 60% है। ठीक है, सो दिस मल्टीप्लाई बाय द वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, और हमारी आ गई वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के बाद हमें निकालना होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन निकालना होता है, तो कंट्रीब्यूशन कैसे आता है, जब हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं, वी विल गेट द कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, हमें इसमें से माइनस करना है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे, उसके बाद हमारा आता है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इन्होंने हमें दे दिया है। ठीक है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दिया, तो क्या मैं ये कर सकती हूँ कि मैं EBIT कंट्रीब्यूशन में से EBIT माइनस करूँ और मेरा फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा, है ना। इट्स अ वेरी बेसिक। तो मैं कंट्रीब्यूशन में से EBIT को ही माइनस कर दूंगी और मेरा फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। अब इन्होंने मुझे अर्निंग बिफोर टैक्स भी दे दिया, मतलब यहाँ पे मेरा जो स्टेप होता है जिसके अंदर मुझे इंटरेस्ट माइनस करना होता है, तो इन्होंने मुझे इंटरेस्ट नहीं दिया क्वेश्चन में, लेकिन इंटरेस्ट के बाद जो अगला स्टेप है उसकी वैल्यू मुझे दे दी है। ठीक है, तो मैंने उसकी वैल्यू लिखी। एंड फॉर कैलकुलेटिंग अ इंटरेस्ट मैं क्या करूंगी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस कर दूंगी, तो मेरा इंटरेस्ट आ गया। अब मुझे यहाँ से इसमें से लेस करना है टैक्स। ठीक है, टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, मेरा जो अर्निंग बिफोर टैक्स है उस पर मैं परसेंटेज लगा दूंगी टैक्स रेट। टैक्स रेट कितना दे रखा है, दैट इज 35%, तो मेरा टैक्स आ गया। नाउ आई विल हैव आफ्टर अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, अर्निंग बिफोर टैक्स में से आई विल सब्जेक्ट द टैक्स एंड आई विल गेट अर्निंग आफ्टर टैक्स इज 26,000। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे डायरेक्टली DOL, DFL, DCL निकालना है। ठीक है, सो मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी लिखे हैं फॉर योर रेफरेंस। सब मेरे को क्या लेना है, DOL निकालते हैं सबसे पहले, ऑपरेटिंग लिवरेज। इक्वल्स टू में डालना है कंट्रीब्यूशन, उसको डिवाइड कर देना है EBIT से, डायरेक्टली आंसर आ गया। ठीक है, अब जब DFL निकालना है, DFL, तो फिर से मुझे EBIT लेना है, इसको डिवाइड कर देना है EBT से, आंसर आ गया। सिमिलरली यहाँ पे मैं कंट्रीब्यूशन लूंगी, उसको डिवाइड कर दूंगी EBT से। ये हो गया मेरा आंसर, मेरे सारे ऑपरेटिंग लिवरेज आ चुके हैं। अब देखो मुझसे नेक्स्ट पूछा है कि परसेंटेज चेंज इन EPS बताओ अगर परसेंटेज चेंज इन सेल्स पता है। तुम्हें पता होगा कि डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज का ना एक फॉर्मूला और होता है, दैट इज परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अगर मुझे DCL दे रखा है, परसेंटेज चेंज इन सेल्स दे रखा है, तो क्या मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूले को अप्लाई करके निकाल सकती हूँ आंसर? ऑफ कोर्स निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो वी विल डू इक्वल्स टू DCL मेरे को पता है, इसे ले लिया और मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी डायरेक्टली चेंज इन सेल। चेंज इन सेल कितना है, 9%, एंड एक आंसर। तो हमारा परसेंटेज चेंज इन EPS कितना होगा, दैट इज 0.225। अगर मैं इसे परसेंटेज में लिखूं तो परसेंटेज में ये हो जाएगा दिस मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज माई आंसर। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन जरूर पढ़ के आना, सारे आंसर जरूर दे के आना। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
देखो क्वेश्चन में हमें सोर्स ऑफ फंड दिया है कि इक्विटी शेयर कैपिटल से हमने कितना अमाउंट लिया है, प्रीफरेंस से कितना, डिबेंचर से कितना और रिटेन अर्निंग से कितना है। कॉर्पोरेट टैक्स 40% दे रखा है, बोला है डिबेंचर जो ट्रेड कर रहा है वो 46% पे कर रहा है। सो नाउ वी हैव द क्वेश्चन टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें सोर्स ऑफ फंड दे रखी है, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस, डिबेंचर्स और रिटेन अर्निंग। अमाउंट दे रखा है, स्पेसिफिक कॉस्ट भी दे रखी है लेकिन डिबेंचर की नहीं दी है, ठीक है। और कॉर्पोरेट टैक्स 40% बताया, डिबेंचर का बोला है कि वो ट्रेड कर रहे हैं 96% पे, और जो प्रीफरेंस शेयर है वो पार पे, और इक्विटी 40% अबव द पार वैल्यू। हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है ऑन द बुक वैल्यू। ये ध्यान रखना कि हमें बुक वैल्यू पे निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने डेटा लिख लिया है कि इंटरेस्ट रेट कितना है, टैक्स रेट कितना है, डिबेंचर, इक्विटी। अब देखो मैं सबसे पहले यही कॉस्ट कैलकुलेट करती हूँ कि डिबेंचर की कॉस्ट कितनी है। पहले यहाँ पे तुम्हें बता देती हूँ कि जब हम डिबेंचर का कॉस्ट कैलकुलेट करते थे तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते थे, दैट इज के डी इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स रेट डिवाइड बाय नेट प्रोसीड। ये हमारा फॉर्मूला होता था ना, ऐसे ही लिखते थे हम। तो अब मुझे सेम फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है। इंटरेस्ट कितना है मेरा, इंटरेस्ट इज 10%, ब्रैकेट 1 माइनस मेरा टैक्स रेट कितना है 40%, एंड डिवाइड बाय नेट प्रोसीड वैल्यू। नेट प्रोसीड वैल्यू क्या है कि मेरा डिबेंचर 96% पे ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ पे मेरी वैल्यू आ गई, कैलकुलेट होगी। अब मुझे क्या करना है, जैसे हम थर्टिकली टेबल बनाते थे ना, सेम वैसी टेबल मैंने क्रिएट करके रखी हुई है। अब यहाँ पे मैं सबकी कॉस्ट डाल दूंगी। सो इक्विटी की कॉस्ट कितनी है, दैट इज 12%। सिमिलरली प्रीफरेंस शेयर की कॉस्ट, देन वी हैव डिबेंचर्स, एंड रिटेन अर्निंग की कॉस्ट जो है वो इक्विटी की कॉस्ट ही होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, ठीक है। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, इक्विटी इशू करने में अगर फ्लोटेशन कॉस्ट आती है तो रिटेन अर्निंग की जो कॉस्ट है वो अलग होती है, बट यहाँ पे कुछ कॉस्ट नहीं है, तो रिटेन अर्निंग की और ये कॉस्ट सेम ही है, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है वेट। तो वेट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे पहले आपको थ्योरेटिकली थोड़ा सा बता देती हूँ। अमाउंट ऑफ सोर्स डिवाइड बाय टोटल अमाउंट ऑफ ऑल सोर्स, ये हमारा होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, पहले मुझे इक्विटी का वेट कैलकुलेट करना है। तो इक्विटी का अमाउंट कितना है, डिवाइड बाय सम, जो ये टोटल अमाउंट है, ठीक है। टोटल जो कैपिटल हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सारी जितनी भी कैपिटल हम कलेक्ट कर रहे हैं सारी सोर्सेस से, उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब ये वाली चीज मेरी जो है वो सेम ही रहनी है, तो मैं इसको कर लूंगी फिक्स्ड, इसको कर लिया फिक्स्ड, और मैं अब इसे कर दूंगी ड्रैग डाउन। आई विल गेट माई आंसर, ठीक है। मेरे आंसर आ गए। अब मुझे वेटेड कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना है कि मेरी जो कॉस्ट है उनको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर देना है वेट से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, इट्स एंटर, एंड आई विल ड्रैग इट डाउन, ठीक है। एंड एंड में क्या करना है कि मुझे ये समीशन का फॉर्मूला लगा देना है, सबको ऐड कर देना है, वेटेड कॉस्ट, इंडिविजुअल वेटेड कॉस्ट को ऐड कर देना है, तो मेरी वेटेड एवरेज कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका नाउ वी हैव द क्वेश्चन टू इवल्यूट द डिफरेंट डिविडेंड पॉलिसीज। देखो मैंने आपको यूनिट 4 में कई सारे अप्रोच पढ़ाए हैं, दैट इज एनओआई अप्रोच, एनआई अप्रोच, तो उसी के प्रैक्टिकल तरीके से अब हम उसे करने वाले हैं एक्सेल में। तो एक बारी ना क्वेश्चन पढ़ लेते हो। यहाँ पे कंपनी है जिसका ईबीआईटी 5 लाख है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। कंपनी ने डेट ले रखा है 30 लाख का, जो उसने बोरोड करा है एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ कंपनी और इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट एनओआई अप्रोच को यूज करके। एंड हमसे फिर पूछा है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म एंड इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट अगर डेट हमारा 4 लाख वो 40 लाख तक हो जाता है। अभी हमारा कितना है, 30 लाख है, मतलब 10 लाख से बढ़ा दिया। तो मैंने वो सारा पहले तो डेटा लिख लिया है, जैसे मैं अब तक करती आ रही हूँ कि मैंने ईबीआईटी और कॉस्ट ऑफ डेट, डेट कितना है, इंटरेस्ट वगैरह सब लिख लिया, ठीक है। अब मैंने टेबल क्रिएट की है। यहाँ पे सबसे पहले हम डालेंगे एग्जिस्टिंग। मैंने दो पार्ट बनाया, देखो एक है एग्जिस्टिंग कि मतलब जहां पे पहले मेरा डेट जो था वो 30 लाख था, फिर न्यू जहां पे मेरा डेट बढ़ के हो गया 40 लाख, ठीक है। तो पहले मैं एग्जिस्टिंग को सॉल्व करती हूँ। तो सबसे पहले ईबीआईटी डालनी है, मेरी अर्निंग कितनी है मैं डायरेक्टली यहाँ से ले सकती हूँ, ठीक है। देन उसके बाद मुझे इसमें से इंटरेस्ट लेस करना है। तो इंटरेस्ट कितना है, मेरा जो डेट है उस पे 10% का 8% का इंटरेस्ट है ना, डेट पे 8% का इंटरेस्ट लग गया, ठीक है। देन अर्निंग बिफोर टैक्स निकालने के लिए मैं इसमें से इंटरेस्ट को लेस कर दूंगी, आई विल गेट द आंसर। नाउ द कॉस्ट ऑफ डेट,
हमें कॉस्ट ऑफ डेट ऑलरेडी दे रखी है, सॉरी इट्स अ कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल, सॉरी गाइस इट्स अ कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल K0 हमें दे रखा है 10%। अब हमें निकालना है वैल्यू ऑफ फर्म, तो वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, दैट इज EBIT डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल। EBIT कितना है हमारा, दिस डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल। तो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म आ गई है ये। अब डेट हमें कितना दिया है, डेट हमें दिया है 30 लाख का, वैल्यू ऑफ फर्म है हमारी 50 लाख की। तो मतलब अगर मैं वैल्यू ऑफ फर्म में से, सॉरी वैल्यू ऑफ फर्म में से डेट की वैल्यू माइनस कर दूं तो जो बचेगा वो मेरी वैल्यू ऑफ इक्विटी होगी, है ना। एक चीज तो मेरी सॉल्व हो गई कि वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है। उसके बाद पूछा है इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, मतलब के पूछा है। तो के कैसे कैलकुलेट होगा, अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है। जो मेरी अर्निंग है डिबेंचर्स को पे करके, मतलब जो मैंने डेट लिया था उन लोगों को मैंने पे कर दिया, उसके बाद जो अर्निंग बची है फॉर इक्विटी शेयर होल्डर दैट इज अर्निंग बिफोर टैक्स, क्योंकि प्रेफरेंस तो है नहीं मेरे पास, प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं है, उसको मैं डिवाइड कर दूंगी अपनी ये इक्विटी वैल्यू से, एंड आई विल गेट द आंसर दैट इज 0.3 मतलब 13%, ठीक है। अब सिमिलर तरीके से मैं न्यू वाले का निकालूंगी, ये चीज तो मेरी सेम ही रहेगी, लेकिन अब जो मेरा डेट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अब मेरा जो डेट है वो हो गया है दिस। अब इस पे मैं 8% का इंटरेस्ट रेट लगाऊंगी, तो मेरा इंटरेस्ट जो है वो 24 से 32 हो गया है। बाकी की कैलकुलेशन तो मेरी सिमिलर ही रहेगी, ठीक है। आई विल माइनस इट, के0 मेरा सेम ही आ रहा है, और अब हम वैल्यू सेम तरीके से निकालेंगे, दिस डिवाइड बाय। अब आप ये देख रहे हो यहाँ पे ना एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि क्या इफेक्ट होगा वैल्यू ऑफ फर्म पे, तो आप देख सकते हो कि वैल्यू ऑफ फर्म पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, वैल्यू ऑफ फर्म तो दोनों ही केसेस में सेम है, ठीक है। अब देखते हैं कि बाकी इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट पे क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे इक्विटी में मैं माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास जो इक्विटी आई है इस बार वो सिर्फ 10 लाख की है इंस्टेड ऑफ 20 लाख। तो जब मैं के निकालूंगी तो इस केस में मेरा जो ईबीटी है उसको डिवाइड कर दूंगी मैं 10 लाख से, ठीक है। और मेरा आंसर जो आ रहा है वो 0.18 आ रहा है। इसका मतलब है कि मेरी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। एनवाई अप्रोच में डेट की वजह से वैल्यू ऑफ फर्म तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो इंक्रीज हो रही है, और ये बात आपको लिख कर आनी है, बिकॉज क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया है। तो इसको प्रॉपर अगर आप इतना भी करके आओगे ना तो नंबर नहीं मिलेंगे पूरे, आपको पूरा लिख के आना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एनआई अप्रोच का है। यहाँ बोला है कि दो फर्म है एक्स एंड वाई, आइडेंटिकल है सारे रेस्पेक्ट में इंक्लूडिंग रिस्क फैक्टर, सिर्फ एक चीज है कि डेट इक्विटी रेशियो चेंज है। एक्स ने 10% डिबेंचर्स लिए हैं ऑफ 18 लाख, वाइल वाई ने सिर्फ इक्विटी इशू किया है। दोनों फर्म की जो अर्निंग है वो 20% है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और ये 20% अर्निंग कैसे है, टोटल एसेट का 20% जो है वो मेरा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। अज्यूम करने की टैक्स रेट 50% है, कैपिटलाइजेशन रेट 15% है ऑफ ऑल इक्विटी फर्म। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ कंपनीज एक्स एंड वाई यूजिंग अ नेट इनकम अप्रोच। एनआई अप्रोच हमें कंप्यूट करना है। तो सबसे पहले तो मैंने पूरा डेटा यहाँ पे लिख लिया है जो भी हमें दिया हुआ है, ठीक है, क्रिटिकल डेटा। आप इसे करना शुरू करते हैं। तो मैंने दो कॉलम बनाए हैं, एक्स और फर्म वाई। मैं दोनों को साथ में ही करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी ईबीआईटी, जो मैं यहाँ से ले सकती हूँ। कैसे, ईबीआईटी जो था वो 20% था एसेट के ऊपर, तो मेरा एसेट का है, एसेट दोनों का सेम ही है, मल्टीप्लाई 20% ईबीआईटी रेट, और इसमें भी मेरा सेम ही होगा, एसेट मल्टीप्लाई ईबीआईटी रेट, ठीक है। उसके बाद मुझे इंटरेस्ट माइनस करना है। तो देखो फर्म एक्स ने सिर्फ डिबेंचर्स इशू करे हैं, तो इंटरेस्ट सिर्फ फर्म एक्स का होगा, वाई का नहीं होगा। सो इंटरेस्ट कितना होगा, 10% डिबेंचर की वैल्यू की हमारा इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट रेट इज 10%। तो ये मेरा आ गया। यहाँ पे मेरी कोई वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि फर्म वाई ने डिबेंचर इशू नहीं करे। अब जब हम ईबीआईटी निकालेंगे तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे भी यही होगा। तो मैं डायरेक्टली इसे ऐसे ड्रैग डाउन कर देती हूँ, मेरी सेम ही वैल्यू आएगी। अब मुझे निकालना है टैक्स रेट, तो ईबीआईटी मल्टीप्लाई मेरी जो टैक्स रेट है दैट इज 50%, एंटर। अब यहाँ पे पहले मैं टैक्स रेट को कर देती हूँ फिक्स, और अब मैं इसे साइड में ड्रैग डाउन कर दूंगी। आई विल गेट द आंसर, ठीक है। अब नेट इनकम कैसे आएगी, जो अर्निंग बिफोर टैक्स है उसमें से मैंने टैक्स लेस किया और मेरी आ गई नेट इनकम।
ठीक है, अब मैं इसे साइड में ऐसे कर दूंगी, मेरा आंसर आ गया। अब के ई हमें ऑलरेडी दे रखा है। के ई क्या है, दोनों के केस में 15% है, तो यहां से मैं डायरेक्टली 15% ले लूंगी, दोनों के केस में ही है। एंड अब देखो इक्विटी जो निकलता है ना एनआई अप्रोच के अकॉर्डिंग, उसमें क्या होता है, इक्विटी निकालने के लिए हम नेट इनकम को डिवाइड करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। सो यहाँ पे मैं नेट इनकम डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कर दूंगी और मेरे पास आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे मैं नेट इनकम को डिवाइड करूंगी कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। ठीक है, मेरा जो डेट है वो कितना है, एक्स के केस में मेरा डेट है, तो यहाँ पे मैं डेट की वैल्यू लिख लूंगी। ठीक है, वाई के केस में तो मेरा डेट ही नहीं है। अब वैल्यू ऑफ फर्म निकालने को हमें पूछा है, हमसे पूछे कि वैल्यू बताओ कंपनी की, तो वैल्यू क्या है कंपनी की, इक्विटी प्लस डेट। तो मैं लिखूंगी इक्वल्स टू सम मेरा जो इक्विटी है और डेट। ठीक है, और यहाँ यहाँ पे मैं इसे साइड में करके दूसरी वैल्यू भी कैलकुलेट कर लूंगी। ठीक है, अब तुम देख रहे हो कि वैल्यू ऑफ फर्म में डिफरेंस है। देखो जिस फर्म ने डेट इशू करा दैट इज फर्म एक्स, उसकी वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू फर्म वाई जिसने डेट इशू नहीं करा। ठीक है, इसी के साथ आपका पूरा प्रैक्टिकल पोर्शन मैंने करा दिया कंप्लीट। गाइज ये जो आप टेबल देख रहे हो, जो मैंने सारी यहाँ पे वैल्यूज लिख रखी है, इवन मैंने फॉर्मूलाज तक लिखे हैं इक्विटी के। अगर आप इसे सिंपल भी लिख के आते हो ना, लाइक अगर इस वाली जगह पे आप सिर्फ ये इक्विटी लिख के आते हो तो भी चलेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे डिटेल में इसलिए लिखा है ताकि आप समझ पाओ। और अगर आप इसे एज इट इज भी लिख के आते हो एग्जाम में, लाइक वैल्यू को आप पूरा डिफाइन करके लिख के आ रहे हो, तो इट विल बी रियली ग्रेट ग्रेट, क्योंकि तुम्हारा टीचर ना देख पा रहा है कि हाँ सिर्फ प्रैक्टिकली ऐसे कुछ रटा नहीं है, पूरा थ्योरेटिकल भी पता है। इसीलिए मैंने हर जगह पूरे सॉल्यूशंस में आपको थ्योरेटिकल चीजें भी फॉर्मूला लिख के दिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल पे बने रहो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो। अगर ये पीडीएफ पूरी आपको चाहिए मेरी एक्सेल शीट, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू।